2 मंत्री पद, 1.5 दर्जन संसदीय सचिव और खाली पड़े निगम मंडल। इन सभी पदों पर जल्द नियुक्ति होने वाली है। इस बात को बल तब और मिला जब मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर लौटे। कहा जा रहा है कि नियुक्तियों का ताना बाना बुना जा चुका है। इसके साथ ही किरण देव की नई टीम कैसी होगी, इस पर भी सहमति बन गई है। दावेदारों की दौड़ में जो लोग हैं, उनके नाम भी सियासी गलियारों में तेजी से तैरने लगे हैं। बताया जाता है कि मंत्रिमंडल में 2 वरिष्ठ विधायक और 1 महिला मंत्री की एंट्री होने वाली है। इसके अलावा संगठन में 3 महामंत्री नए बनेंगे और संसदीय सचिवों में 1.5 दर्जन नेता शामिल हैं। लेकिन करीब 19 महीने के इंतजार के कारण इन नियुक्तियों में देरी से दबी जुबान में ही सही, लेकिन नाराजगी जैसी बातें चर्चा में हैं। अब इन बातों को कांग्रेस हवा देने में लगी है। हाल ही में हुए सदस्यता अभियान के सम्मान समारोह में जो दृश्य सामने आया, कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। तुझको तरस ना आया, न देखी मेरी मजबूरियां, न देखी मेरी मजबूरियां। सोशल मीडिया पर कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी में अंतर्द्वंद पर चुटकी ले रही है। देखिए, सभी राज्यों में एक तरह से बातें हो रही है। चाहे मुख्यमंत्री को लीजिए, चाहे मंत्रियों को लीजिए, नए चेहरे ढूंढे जा रहे हैं और अनुभवों का कोई मतलब नहीं है, सीनियरिटी का कोई मतलब नहीं है। उनको नौजवान छोकरे चाहिए, इसलिए लोगों को ढूंढ रहे हैं। इधर कांग्रेस के हमलावर रुख के बाद बीजेपी की ओर से भी जवाबी हमला हुआ। अजय चंद्राकर ने नाराजगी जैसी बातों से इनकार किया है। उन्होंने उल्टे कांग्रेस को ऐसे मुद्दों को हवा देने पर आड़े हाथों लिया है। वो किसी भी चीज का उपयोग करें, कुछ भी करें, मैं बोला ना, मुद्दों की राजनीति वो कर नहीं सकते, उनके पास मुद्दों का अभाव है। रहा सवाल मेरे बारे में लिखने का, तो मैं एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी का सदस्य हूं जिसमें अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है और देश हित के लिए काम करना सिखाया जाता है। उसमें वो लोग कभी नहीं समझ सकते जो एक परिवार के ताबेदार हैं, वो ऐसी राजनीति को। तो ये ताबेदार सेवक लोग राजनीतिक विषय में ना बोलें, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बोलते हैं तो या तो मानहानि होती है या कोर्ट की फटकार मिलती है उनको। तो इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। फिलहाल बीजेपी में सत्ता और संगठन में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज है, लेकिन बदलाव के पहले ही असंतोष और नाराजगी जैसी बातें सियासत को गरमाए हुए हैं। कांग्रेस इन बड़े फैसलों में किन की लॉटरी निकलेगी और कौन मायूस होगा, इसके इंतजार में बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। पे चलाई छुरियां, तुझको तरस ना आया, न देखी मेरी मजबूरियां। तो देखा आपने किस तरीके से दिल पर छुरियां चल रही हैं और किसकी मजबूरियां हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन भाजपा कह रही है सब ठीक ठाक है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। जब बीजेपी कह रही है कि सब ठीक ठाक है, तो क्या ये सब ठीक है या फिर इसे बताने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ उससे साफ है कि अब ये अगस्त बड़े फैसलों का अगस्त होने वाला है और बीजेपी में जब बड़े फैसले होंगे तो कुछ लोग मायूस भी होंगे और कुछ लोग उत्साहित भी होंगे। उसके बाद की क्या परिस्थितियां बनेंगी, इसी पर सियासी हलचल अभी से मची हुई है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमरजीत चावला जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे गोपाल सामंतो जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो जैसे कि हमने बताया कि सोशल मीडिया में मीम बनाकर एक तरीके से बीजेपी के अंदर चल रही कुछ हलचलों को सामने लाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। और हलचलें ये भी है कि बड़े फैसले हो चुके हैं, मुहर उन पर लग गई है, जल्द ही ये फैसले देखने को मिलेंगे। तो ये गर्माहट सियासी रूप से इसलिए हो रही है कि इसके बाद क्या होगा,
क्या उसके आगाज़, उसके कुछ जो कहें एक तरीके सिम्टम्स हमें पहले से दिखने लगे हैं? एक एक करके बात करेंगे और कांग्रेस से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि कांग्रेस इन सब बातों को हवा दे रही है। अमरजीत जी, क्या वजह है? आपके पार्टी के खुद इतने सारे मामले हैं जो कि अंदरूनी रूप से सामने आ चुके हैं, लेकिन आप लोगों को अभी बीजेपी में कुछ हुआ नहीं है, फिर भी नाराज़गी जैसी बातें दिख रही है। नहीं, देखिए मोहन भाई, कांग्रेस पार्टी जो है ना, काबिलियत और काबिल लोगों की हमेशा कद्र करती है। असल में हम लोग ज़रूर अजय चंद्राकर जी का वीडियो डाल रहे हैं, पर उसके पीछे हम लोग की संवेदनाएं हैं, हम लोग को तरस आ रहा है। और एक विचारगी की जो सीमा में पहुंचते हुए माननीय अजय चंद्राकर जैसे वरिष्ठ नेताओं को जब हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को दुख होता है, क्योंकि राजनीति का स्तर अब इस लेवल पे आ गया है कि पहले ज़माने में जब राजनीति होती थी, जो मंत्रिमंडल का या संगठन में जब गठन होता था, तो देखिए क्षेत्रीय संतुलन का भी पूरा ध्यान रखा जाता था, सामाजिक समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा जाता था, उसकी काबिलियत को भी ध्यान में रखते हुए उसके अनुभवों का लाभ पार्टी लेती थी, उसकी प्रशासनिक क्षमता कितनी है देखी जाती थी, संगठनात्मक क्षमता उसकी कितनी है देखी जाती थी, उसकी विचारधारा कैसी है और वो कितने समय से पार्टी से जुड़ा है, ये सब देखा जाता था। अब इन सब चीज़ों का स्थान जो है चाटुकारिता ने ले ली। अब सबसे बड़ी काबिलियत हो गई कि आप कितने यस मैन हैं और कितना मस्खरापन दिखाते हुए आप चमचागिरी नेताओं का कर सकते हैं। बस एक ही चीज है कि आपका मनी मैनेजमेंट तगड़ा होना चाहिए और आप किसी के लिए खतरा नहीं रहेंगे तो आपका स्थान पक्का है। नहीं तो आपके सामने में ऐसे जूनियर लोगों को, ऐसे अनुभवहीन लोगों को बना दिया जाएगा, जिसके लिए आपकी स्थिति ठीक वैसी ही हो जाएगी जैसी कि माननीय अजय चंद्राकर जी की मंच पे हमको देखने को मिल रही है। देखिए, ऐसा यही नहीं हो रहा, आज केंद्र में भी देख लीजिए 70 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री हैं, पर 60 केंद्रीय मंत्रियों का नाम ऐसा है इसको पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता। 10-12 के बाद आप भी नाम नहीं बता सकते। वही स्थिति राजस्थान में चले जाइए, इनको भजन लाल शर्मा पसंद है पर वसुंधरा राजे पसंद नहीं है, क्योंकि वही क्राइटेरिया फिट बैठता है। मध्य प्रदेश चले जाइए, इनको मोहन यादव पसंद है पर शिवराज सिंह नहीं चलेगा, वही कैटेगरिया बनता है। तो छत्तीसगढ़ में भी यहां ब्रिजमोहन नहीं चलेगा, अजय चंद्राकर नहीं चलेगा, धर्मलाल कौशिक नहीं चलेगा, लता हुसैंडी नहीं चलेगी, गोमती साय नहीं चलेगी, रेणुका सिंह नहीं चलेंगे। यहां पर चलेंगे कौन? जो पहली बार के हैं, अनुभवहीन है, जिनका मनी मैनेजमेंट तगड़ा है, और जो लोग यस मैन है, जो लोग मस्खरापना करते हैं, जिनकी प्रशासनिक क्षमता जीरो है, तबीयत से माल कमाते हैं, कद्दू कटेगा सब में बटेगा वाली विचारधारा पर चलते हैं। इसलिए भाजपा की विचारधारा भी पीछे रह गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थिति तो ऐसे हो गई, वो कहावत है ना, सिधुआ के भौजाई सबके लोगाई वाली स्थिति में है, बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे और उसी का परिणाम है गुटबाजी। अभी तो फैसला हुआ नहीं है, कभी ऑप्शन बाकी हैं, फिर क्यों अभी से ये सारी चीजें? नहीं, देखिए, जो नाम तैर कर सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, तभी वो नाम सामने आ रहे हैं। और 20 महीनों से मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाना इस बात का घोतक है कि इनकी आपसी लड़ाई, आपसी गुटबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और निश्चित तौर पे मैं श्योर हूं कि अभी भी जो 3-4 मंत्री बनेंगे उसमें पहली बार के अनुभवहीन लोग, जो मस्खरापन में जिनकी काबिलियत है, जो लोग संगठनात्मक क्षमता नहीं है, जो लोग नए नए आए हैं, जिन लोग पहली बार बने, वही लोगों को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक समीकरण का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाएगा और विष्णु देव साय जी की बिल्कुल नहीं चल रही है, ये बात अभी साबित हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ये कांग्रेस का अपना आकलन है। बीजेपी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गोपाल जी, एक समय था जब ऐसे सवाल जो है वो कांग्रेस से पूछे जाते थे, लेकिन अब मौका उल्टा है, बीजेपी से पूछे जा रहे हैं। अनुशासित पार्टी होने के बावजूद ऐसी बातें हवा में क्यों आ रही है कि नाराजगी है, प्रेशर कुकर का प्रेशर बन रहा है, क्या वजह है इसकी? मोहन जी, पहले तो ये हवा उड़ा कौन रहा है उस पे सवाल होता है। मैंने सत्यानंद जी का वीडियो देखा, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि उनके कार्यकाल का वीडियो था कि अभी के कार्यकाल का वीडियो है, क्योंकि ये सत्यानंद जी का तब भी वीडियो वायरल हुआ था कि एक्सपीरियंस लोगों को जगह नहीं मिल रही, और धनेंद्र साहू भी थे उस वीडियो में। मेरे को तब समझ में आया कि नहीं, ये शायद रिसेंट का वीडियो है, जब मैंने धनेंद्र साहू जी को उस वीडियो में नहीं देखा। वो अपने समय भी यही बोलते थे कि एक्सपीरियंस लोगों को नहीं लिया जा रहा है और पुराने लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। ये उनकी पुरानी आदत है, शायद मुझे लगता है। बहुत सीनियर लीडर है छत्तीसगढ़ के, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन शायद अभी भी उनको कांग्रेस के समय का खींच उनके मन से गया नहीं है कि 5 साल उनको दरकिनार रखा गया। बिल्कुल वो खींच अभी भी उनके मन में कहीं ना कहीं है, शायद वही थोड़ा राह भटक के वो अभी बोल दिए। दूसरी बात, मैं अमरजीत जी को सुन रहा था, किस कांग्रेस की बात करते हैं? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सामने इनके समय में गाली गलौज होता था।
वो भी इतनी गंदी गंदी गाली की टीवी में बोलना मुश्किल हो जाता है। बीप लगाना पड़ता, टू 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 लगाना पड़ता था। ये वो कांग्रेस है जो टू टू की आवाज से बात करते थे और जिनकी बातें टीवी पे दिखाई नहीं जा सकती थी, वो आज बीजेपी को पाठ पढ़ा रहे। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। दूसरी बात ये बोलते हैं कि नाराजगी है और ऐसा है। मुझे वो भी दिन शायद ये भूल गए हैं। अमरजीत जी बात करते करते, बड़े तेज तर्रार नेता है अमरजीत जी, बड़े लाइन से धारा प्रवाह में बोलते गए। वो भूल गए शायद इंडिगो का आधी टिकट एक लीडर के लिए बुक होता था और दूसरी इंडिगो की फ्लाइट दूसरे नेता के लिए बुक होता था। दोनों जाके दिल्ली में परेड करते थे। 2.5 साल का फॉर्मूला पूरे 5 साल तक इनका चलता रहा। आज भी इनके जो नेता प्रतिपक्ष है वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो भूपेश बघेल जिसमें फंसते नजर आते हैं। ये मतलब मुझे आश्चर्य है कि ये सब चीजों को देखना छोड़कर कांग्रेस कहां पहुंच गई और जिल्ले इलाही स्टाइल में चलने वाली कांग्रेस है। मतलब एक परिवार को जिल्ले इलाही, खुश हो, शुक्रिया, इसके आगे कांग्रेस ने दिखा क्या है? आज मैं आपको बताता हूँ गोपाल जी, लेकिन आज जो विषय सामने आ रहा है, क्या इसमें कुछ सच्चाई भी है? क्या कुछ चीजों को पार्टी ध्यान दे रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी से आप एक चीज देख लीजिए, कभी भी कोई भी कार्यकर्ता किसी भी स्तर पर, चाहे वो मंडल हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन से ऊपर नहीं उठ पाता है या उठने की कोशिश भी नहीं करता है। ये कांग्रेस नहीं है कि जाके वहां पे फ्लावर पॉट फोड़ दे और पूरा कांग्रेस कार्यालय तहस नहस कर दे और अगले बार उसको महापौर का टिकट दे दे और उसी के वही सरकार चलाने लग जाए। ये कांग्रेस नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस में बैठे लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रहित की बातों को कभी नहीं समझ पाते। वो स्वहित के ऊपर उठकर राजनीति को कभी देख ही नहीं पाए। ठीक है, आएंगे। चलिए, नजरिए की बात है कि एक परिवार से ऊपर नहीं उठ पाए। ठीक है, नजरिए की बात है और इसीलिए अलग अलग घटनाक्रम को दोनों पार्टियां अपने अपने नजरिए से देखती हैं। लेकिन एक निष्पक्ष नजरिया है क्या, हम समझने की कोशिश करते हैं नागेंद्र वर्मा जी से और उनसे समझते हैं कि वर्मा जी, ये बातें आ रही हैं कि भाई कुछ नाराजगी हो सकती है, पद खाली थे इसलिए भरे भी नहीं गए, 19 महीना 20 महीना हो गया, कुछ तो अंदर पक रहा है। सच्चाई क्या है, निष्पक्ष आईने से क्या देख पाते हैं आप? देखिए, जो विलम्ब हो रहा है उससे ये तो तय है कि कुछ ना कुछ पक तो रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसमें अपनी उम्मीदें लगा के रखी हुई हैं और वो लगातार कोशिश में है कि, और आप देखिएगा अभी तो आपको परिदृश्य में नज़र भी आता है, कुछ लोग एक्टिव हैं कि वो मंत्री बने, तो इसके लिए वो लगातार अपनी कुछ एक्सरसाइज पब्लिकली करते रहते हैं। आप खबरों में भी उनकी उपस्थिति देख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपना नंबर बढ़ाने की कवायद में लगे हुए लोग हैं। साथ ही ये बात भी है कि इतने दिनों में बहुत सारी समीक्षाएं भी हुई हैं, आलोचनाएं भी हुई हैं, कांग्रेस ने भी मौका देखा है और पब्लिक के बीच भी गाहे बगाहे जब हम बैठते हैं तो लोगों से बातचीत होती है, मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर भी बातचीत होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि नए मंत्रियों के पदभार के साथ साथ कुछ बदलाव की भी संभावनाओं पे कहा जा सकता है। दूसरी चीज़, नाराज़गी की बात, ठीक है कि पार्टी में अनुशासन पूरे तौर पे है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई असंतोष है तो वो कितना भी छुपाइएगा वो कहीं ना कहीं से झलकता है। पहले भी हमने देखा कि निगम मंडल ये एक सूची जब जारी हुई थी उसमें भी कुछ लोगों ने अपना असंतोष दिखाया ही था, भले वो बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ, जो कि अनुशासन का जो डंडा है वो उसका तो डर सबको लगता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है, और आप कितने भी अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता हो, पार्टी के प्रति आप कितने भी ज़्यादा निष्ठा रखते हो, लेकिन जब आप लंबे समय से आपने बहुत कुछ किया है तो आपको भी एक अपेक्षा होती है कि आपके साथ भी कुछ हो, ताकि आप जनता के बीच जाके कुछ बेहतर काम कर सकें और अपने जो एक राजनीतिक एक महत्वाकांक्षा होती है, एक इच्छा होती है कि कुछ बेहतर करें और अपना नाम
कुछ करके दिखाएं प्रदेश के विकास के लिए, तो ऐसे लोग भी मन महसूस के रह जाते हैं जब उनको अवसर नहीं मिलता। तो इन सब चीज़ों की जो झलक है वो आप कितना भी आवरण ओढ़ लें, लेकिन वो कहीं ना कहीं परिलक्षित तो होता है। बीजेपी जैसी पार्टी में ऐसी चीज़ें नहीं आती कहा जाता है, क्या ऐसी संभावना रहेगी क्या? अभी मंत्रिमंडल जैसे होगा, निगम मंडल भी बढ़ गए, संसदीय सचिव भी बना दिए जाएंगे, उसके बाद कुछ ऐसा लगता है क्या, संभावना है? देखिए, जब सब कुछ हो जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर वो जैसा एक थोड़ा सा तूफान आता है उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। हो सकता है बहुत से लोगों के अंदर मलाल हो, बहुत सारी इच्छाएं हों, लेकिन उसके बाद पार्टी में एक खास चीज़ तो है कि अगले चरण के लिए जो तैयारी शुरू हो जाती है, उम्मीदें और है, आसमान और है, ये वाली जो चीज़ है वो हमेशा बनी रहती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी लगातार जो विजय हासिल कर रही है उसका एक कारण ये भी है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये कहें कि जो जिन्होंने पद पा लिया उनके और कार्यकर्ताओं के बीच का समन्वय वो कैसा रहता है, जनता के साथ वो किस तरीके से पेश आते हैं, इन सब चीज़ों का भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा तो बनता ही है। अभी आपने देखा होगा कि जो कार्यशाला भी हुई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई थी कि बहुत सारा सोशल मीडिया में फ़ोटो ही बहुत नहीं होता, इसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी आनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के गुरु मंत्र तो दिए जा रहे हैं और काम ज़्यादा से ज़्यादा करने की बात कही जा रही है। तो अब मुझे लगता है कि बीजेपी के सारे लोग कार्यकर्ता हों चाहे पद में बैठे हुए लोग हैं, इन सब चीज़ों का अंगीकार करके बिल्कुल। बीजेपी में यही एक खास है कि वो समीक्षा करती है और परीक्षा लेती है। शायद इस 20 महीने में परीक्षा ले ली गई होगी और समीक्षा कर ली गई होगी, तो चीज़ों को काफ़ी हद तक सुधारने की कोशिश होगी। लेकिन कांग्रेस की ओर चलते हैं एक बार और, क्या कांग्रेस इन सब में गेन देखती है क्या? इस तरीके की चीज़ों से ही फायदा लेने की कोशिश में है क्या? लेकिन डैमेज कंट्रोल बीजेपी कर लेती है, सारी बातें ठंडी हो जाती है। क्या देखती है कांग्रेस का, क्या इसमें रुख है? नहीं मोहन जी, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, इससे हम किसी भी प्रकार को कोई लाभ हानि वाली बात ही नहीं है। पर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, विपक्ष में बैठे हैं, तो जब राजनीतिक कोई भी घटनाक्रम या बातचीत होती है तो वो चर्चा का विषय बनता है। और कहते हैं ना कि जब आप किसी कांच वाले कमरे में लाइट चालू करके कपड़ा बदली करोगे तो आते जाती पब्लिक उसको देखेगी। तो जब आप गलतियां करते हैं तो आपकी तरफ ध्यान सबका रहता है। मेरे काबिल मित्र गोपाल जी काफी धीर गंभीर प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे, तो मैं ये कहूंगा कि आप अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे, पर इस बारे में भी आप बताते तो मुझे अच्छा लगता। किरण सिंहदेव जी ने अभी विधानसभा में CSR का मुद्दा उठाया था और मेरी एक भी नहीं सुनी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा में आरोप लगाया CSR मद को लेकर कि मेरी बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर आदिवासी नेता, वो भी उस परिदृश्य में जब आदिवासी मुख्यमंत्री ननकीराम कंवर जी की स्थिति कलेक्टर के सामने क्या थी, राज्यपाल के सामने में, और उन्होंने क्या क्या चिट्ठियां लिख के आरोप लगाए, वो हमने देखा। गुप्ता जी, नरेश गुप्ता जी की चिट्ठियों से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं और उनकी अंदरूनी बातें कैसे सामने आ रही। बृजमोहन की चिट्ठियों से हमने देखा कि बृजमोहन और ओपी चौधरी के बीच में कैसा पार्टी विचारधारा को लेकर लड़ाई हो रही है। कल ही अजय चंद्राकर जी को मंच में हमने देखा कि पार्टी की स्थिति क्या है, और उसके बाद आप ये देखिए कि हमने उसके अलावा देखा कि कैसे इन्होंने अपने कोरबा के एक मंत्री को कैसे एक चिट्ठी लिख के अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही थी। हमने ये भी देखा कि निगम मंडल को लेकर कैसे असंतोष सामने आए थे। हमने ये भी देखा कि रायगढ़ में इनके भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष ने कैसे ओपी चौधरी के बारे में क्या चिट्ठी लिखी। तो आप हमारी तरफ उंगली उठाने के पहले आप ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का नैतिक पतन कितने नीचे हो चुका है कि अब इनके झगड़े जो है वो सार्वजनिक मंचों पे आने लग गए। और जब आप घर की लड़ाई सड़कों पर लड़ते हैं तो उसके लिए फिर आप हमको दोषी नहीं दे सकते। जब आप सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे तो जनता देखेगी भी, जनता मजा भी लेगी, और उसमें कहीं ना कहीं आपका नुकसान है और आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार करने, पैसा कमाने में और दुर्भावना पूर्वक विपक्षियों पर कार्रवाई करने में ही इंटरेस्ट लेती है। इनको विचारधारा से कोई लेना देना अब रहा नहीं है। काफी डिफरेंट पार्टी मानी जाती है और इस बात की उम्मीद की जाती थी कि ऐसी बातें होती होंगी, पर बीजेपी में सामने नहीं आती थी। पर इस कुछ साल में हमने देखा है कि ये चीज़ें चेंज हुई है। सोशल मीडिया भी कई चीज़ें बोल रहा है, कुछ लोग बयान दे रहे हैं कुछ तरीके के। पार्टी क्या उस पुराने पैटर्न को डैमेज कंट्रोल के ठीक से अडॉप्ट नहीं कर पाई है क्या? देखिए पार्टी तो डिफरेंट है ही, ये नाना नानी दादा दादी पोता और पर पोता वाली पार्टी नहीं है। और अमरजीत जी ने सही कहा कि शीशे के घरों में जो रहते हैं
अक्सर अंधेरे में कपड़े बदलते हैं, लेकिन भूपेश बघेल ने इतने कपड़े बदले ना, वो आज तक के लोगों के जहन से उतर नहीं रहे। कहाँ आप बात कर रहे हैं, जो रानू साहू जेल में है ना, आपके एक मंत्री थे जय सिंह अग्रवाल कोरबा में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इतिहास है वो। एक मंत्री ने एक विभाग से इस्तीफा दिया था, इतिहास है वो। मतलब आपने जो आपका 5 साल सरकार चला वो इतिहास है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अजीत जोगी भी आते थे। अजीत जोगी भी जब मुख्यमंत्री थे तब छत्तीसगढ़ में इतिहास हुआ कि पहला राजनीतिक हत्या हुई। आप लोग इतिहास को कलंकित कर चुके हो। आप कांग्रेस के सारे लोग इस चीज से परे नहीं हो सकते कि भूपेश बघेल के काले कार्यकाल में जितनी पीड़ा जनता की थी उससे ज्यादा पीड़ा तो उनके नेताओं की थी। ऐसा कोई नेता नहीं है उनके समय, जो पुराने नेता थे, चाहे वो सत्यनारायण शर्मा जी हो, चाहे वो अरुण बोरा हो, चाहे वो धनेन्द्र साहू हो, चाहे वो रविंद्र चौबे हो, चाहे वो टीएस बाबा स्वयं हो, जिन्होंने उस पीड़ा को बार बार नहीं बोला। आप कभी कभी किसी मंत्री को अपने मुख्यमंत्री या अपने सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते आपने देखा है? पूरे भारत में नहीं लेकिन देखा गोपाल जी, होगा। ये तो इनकी बात रहेगी, अपने यहाँ क्या चीजों को ठीक किया जा रहा है क्या? ये तो हो गया, इसीलिए इनकी विदाई भी हो गई। अपने यहाँ तो चीजें ठीक ही है, चीजें ठीक ही हैं, तभी आज छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में इतनी शानदार सरकार चल रही है कि 60,000 लाख मीट्रिक टन धान की अधिक खरीदी केवल 1.5 साल में हो जाती है। आदरणीय विष्णुदेव साई जी के सरकार में इतनी शानदार काम हो रहे हैं। 45,000 करोड़ रुपए का बजट केवल 1 साल में बढ़ोतरी होता है। 25 साल में पहले बार पर्यटन को उद्योग का आधार मिलता है। 25 साल में पहली बार स्कूल और हॉस्पिटल को उद्योग का दर्जा दिया जाता है। 25 साल में पहली बार माताओं और बहनों के अकाउंट में सीधा 1,000 रुपए मानदेय पहुंचता है। आप काम अच्छे हो रहे हैं ना, लेकिन कांग्रेस का चश्मा ही वही है कि इनको अपने पॉलिटिकल पार्टी में जो डिसबैलेंसेस है, जो डिफरेंसेस है, वो सब जगह दिखती है इनको, और दिखना लाजमी है। मैं ये भी नहीं बोलता कि दिखना लाजमी नहीं है। अब रही बात, ये बहुत सारी चिट्ठियों की बात कर रहे थे, अगर घर में भी आपस में माता पिता भाई बहन के बीच में अगर कोई बात हो जाती है तो वो निश्चित रूप से एक दूसरे को ज्ञात कराने के लिए लिखते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि इनके पार्टी में जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता। आप सोच के देखिए, जिस रानू साहू के बारे में जय सिंह अग्रवाल ने आगाह किया, आज वो रानू साहू जेल में। आज उस रानू साहू के लिए भूपेश बघेल को उत्तर देते मौका नहीं मिलता। दूसरी बात, आज किस पार्टी की बात करते हैं? एक बिट्टू बघेल जेल में पहुंचता है, पूरे पार्टी को भूपेश बघेल विधानसभा से उठाकर लोकतंत्र को पीठ दिखाकर कोर्ट लेके पहुंच जाते हैं। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस ये सब बातें कर कहां से पाती है? नैतिक आधार क्या है इनका? मैं आपको आश्चर्यजनक फैक्ट बताता हूं। एक दिन पहले का इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, वो एक दिवंगत भाजपा के नेता के ऊपर आरोप लगाते हैं, और उस समय का आरोप लगाते हैं जब अरुण जेटली जी का देहांत हो गया था, और उसके बाद आज तक कि उन्होंने माफी तक की नहीं मांगी। चलिए, दोनों ही पार्टियों में इस तरीके की स्थितियां हैं, आरोप लगाते हैं। बिल्कुल। चलिए, एक नागेंद्र जी की टिप्पणी ले लेते हैं, फिर डिबेट अंतिम चरण में है तो टिप्पणी। वर्मा जी, ये दोनों बातों को सुनने के बाद क्या लग रहा है? पार्टियां किस ओर जा रही हैं, कैसे अपने आप को मैनेज कर रही हैं, और जब ये नियुक्तियां होंगी तो क्या थोड़ा सा और हमें ज्वार देखने को मिलेगा नाराजगी का? उसको भी कैसे दोनों पार्टियां ठीक कर पाएंगे? देखिए, जैसे हम कयास तो लगाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, जब मंत्री पद मिलेगा तो हो सकता है कुछ असंतुष्ट हैं वो अपना रोष प्रकट करें, लेकिन चूंकि बीजेपी का मसला है, मैंने आपको पहले ही कहा कि वो डैमेज कंट्रोल करने में पार्टी जो है माहिर है। किसी न किसी तरीके से वो चीज़ों को बैलेंस करने में सक्रिय है और वो उस पर सफल भी हो जाती है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो किसी भी तरीके का मौका खोना नहीं चाहती। वो बीजेपी के अंदरूनी मामले में भी आपने देखा कि लगातार इशू बनाती है और उसको पब्लिक की रुचि का एक विषय बनाने की कोशिश होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है, ये सुर्खियाँ तो बनती नज़र आएंगी ही, पर इसके बीच जो रास्ता निकलता है वो है बेहतर सुशासन का, जनता के विकास का,
योजनाओं को बेहतर तरीके से कारगर करने का, इसके लिए दोनों पार्टियों को बड़ी समझदारी से काम करने की आवश्यकता मुझे लगता है, क्योंकि प्रतिपक्ष की भूमिका में कांग्रेस को भी उस तरीके से काम करना चाहिए और सही मुद्दों पे फोकस करना चाहिए। वहीं बीजेपी को भी मंत्रियों के पद के चयन में बहुत ही गंभीरता से सोच विचार करके एक अवसर ऐसे लोगों को देना चाहिए जिससे कि बेहतर कार्य योजना बने और बेहतर काम हो सके प्रदेश में। ठीक है, और अगर ये हो जाएगा तभी फिर मौका नहीं मिलेगा कांग्रेस को कुछ बोलने का, लेकिन अभी तो मौके के इंतजार में कांग्रेस बैठी हुई है। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि फैसला क्या आता है, उसके बाद एक बार फिर से डिबेट करेंगे तो चर्चा सारी मुद्दों पर करेंगे, लेकिन संभावनाएं साफ दिख रही हैं। निशाना लगाकर कांग्रेस बैठी हुई है, कुछ फैसला हो, कुछ नाराजगी सामने आए तो उस पर जमकर सियासत आगे भी होगी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अमरजीत चावला जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और गोपाल जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।